is it about the factor adaptation? रुको, मैं कुछ फैक्चुअल चीजें आपको लिखूंगा और जो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जाती हैं, ठीक है। और इसमें जो ग्राफ वगैरह हैं, अच्छा ये वाला चैप्टर तो आपके बोर्ड में भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें जो ग्राफ वगैरह हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई फोकस मोड में आपको अपना वीडियो ऑन करना है, सब लोगों को वीडियो ऑन करके रखना है। एवरीबडी हैव टू स्विच ऑन योर वीडियो, और वीडियो आपको फोकस मोड में रखना है, ठीक है। मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करके रखिए। ठीक भाई, सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करके रखना है, राइट? यस सर। ठीक, आप देखो, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इकोलॉजी दो टर्म से मिलकर बना है ना, ऑक्यूस और लॉगस। ऑक्यूस मीन्स होता है हाउस या ड्वेलिंग, और लॉगस मीन्स होता है उसकी स्टडी। हाउस या ड्वेलिंग और लॉगस मीन्स होता है उसकी स्टडी, ठीक। तो इकोलॉजी जो टर्म है ये किसने दिया हुआ था, है ना? नोट करिए, चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले टर्म इकोलॉजी नहीं आया, तो सबसे पहले एक टर्म आया इथोलॉजी। क्या? इथोलॉजी। ये जो इथोलॉजी टर्म था ये दिया था आइसोडोर जेफरी ने। आइसोडोर जेफरी, और आइसोडोर जेफरी ने ये टर्म 1859 में दिया। नोट करो, फ्रेंच जोलॉजिस्ट आइसोडोर जेफरी। सर फ्रेंच जोलॉजिस्ट है, फ्रेंच जोलॉजिस्ट आइसोडोर जेफरी in 1859 proposed term इथोलॉजी। अब इथोलॉजी का मीनिंग क्या था? इथोलॉजी मीनिंग मीन्स ऑर्गेनिज्म का, है ना, उसकी फैमिली के साथ में और उसके सोसाइटी के साथ जो रिलेशनशिप होता था उसको हम लोग इथोलॉजी कहते हैं। नोट करेंगे, इथोलॉजी इज a study of relationship of organism within the study of relationship of organism within the family and society। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल, इनका तो नाम पहले सुन रखा होगा ना? यस सर। The German biologist Ernest Haeckel in 1886 coined term German biologist Ernest Haeckel in 1886 coined term ecology। Full stop। According to him, the knowledge of sum of relationship of organism, the knowledge of sum of relationship
of organism to surrounding outer world, to organic and inorganic condition is called ecology. So organic and inorganic Condition is called ecology. तो उसने कहा देखो इकोलॉजी क्या है, उसने कहा कि ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो मौजूद कंडीशन है कौन सी, ऑर्गेनिक मतलब एनिमल्स और इनऑर्गेनिक मतलब एनवायरनमेंट, है ना। क्या मतलब हुआ, ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ, जितने भी लिविंग है ना, लिविंग, और इनऑर्गेनिक मतलब जितना भी नॉन लिविंग है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने चारों तरफ मौजूद लिविंग या नॉन लिविंग के साथ में जो रिलेशनशिप है उसको इसने क्या कहा, इकोलॉजी का। ठीक है, नेक्स्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कुछ पूछे हुए क्वेश्चन है। एजी टेंसले, एजी टेंसले in 1935 an ecologist, ये पूछा होगा सर, 1935 an ecologist coined the term ecosystem, coined the term ecosystem। ठीक है, तो इन्होंने इकोसिस्टम टर्म दिया था और तो कुछ टर्म समझ लिए जाए, है ना। और सर का इंटरनेट फिर से चला गया क्या? यस सर हाँ हाँ चला गया हाँ, सर आप म्यूट है। यस सर
सर फिर से चले गए? हाँ Sorry guys for disturbance. There is a bit problem in my power backup today, so I'm unable to understand. So maybe अभी देखते हैं, अभी तो चल रहा है. ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे. सर आपका वीडियो ऑन है क्या? मेरा वीडियो ऑन है, नहीं दिख रहा क्या? मैं नहीं सर. सर No, नहीं सर sir. नहीं दिख रहा। है, किसी को नहीं दिख रहा? नो नहीं. सर। No, sir. अरे ऐसे कैसे होगा? नहीं दिखना तो चाहिए. इंटरनेट भी प्रॉपर आ रहा है. इंटरनेट भी प्रॉपर आ रहा है. वीडियो भी ऑन है मेरा. मैं आपको दिख नहीं रहा किसी को है? No, नो sir. सर नहीं दिख रहा। No, sir. अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है. तो मैं एक बार एक बार निष्पक्ष जी को मैं बोलता हूँ. आज थोड़ा सा मेरे पावर बैकअप में भी इशू है. सर कोई नहीं सर, कैमरा के बिना कर लेंगे। नहीं देख यार, स्क्रीन शेयरिंग वो भी एक्चुअली डिसेबल्ड है. यस, स्क्रीन और शेयरिंग भी नहीं हो रही। वो एक्चुअली मैं को होस्ट नहीं हूँ शायद, इसलिए आपको नहीं दिख रहा हूँ. अभी दिख रहा हूँ? यस दिख रहे हैं। दिख रहा है Yes, sir, ना? दिख रहा है. ठीक है, चलो ठीक है, करते हैं, है ना. देखो अगर चलते चलते क्लास बंद हो जाए, है ना, ठीक है ना, तो आप समझ जाना कि मेरा पावर इशू है, ठीक है, और पावर कट हो गया. ठीक, तो ट्राई करता हूँ, है ना. तो फिर थोड़ी देर तक वेट करना, बाकी मैं कम्युनिकेट कर दूंगा आप लोगों को, है ना. लेकिन आपको मैं पहले से अवेयर कर रहा हूँ. आज ऐसा इशू है और क्लास लगातार चल रही है, ठीक है ना, इसलिए मैं मतलब उसको ठीक भी नहीं करवा सकता कि मैं तो आपके Yes. साथ हूँ, है ना. तो कोई होना चाहिए ना ठीक कराने के लिए. Yes, sir. तो बट होप करते हैं कि पावर बैकअप ना जाए, है ना. और इंटरनेट वगैरह सब उसी से चल रहा है एक्चुअली.
ठीक है, तो देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है ना, जो हमको आपको समझनी है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, मुझे आप ये बताओ कि स्पीसीज क्या हो, कौन बताएगा? आई एक्सपेक्ट कि आप सब सो लोग जो बताओ। एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सके और वेरी गुड, वेरी प्रोजेनी बना सके। राइट। तो यहाँ पे अब दो तीन चीजें हैं, एक तो स्पीसीज है ना, चलो नोट भी करते हो शॉर्ट में साथ, ठीक है, शॉर्ट में क्या है, प्रॉपर नोट ही करते हो, है ना, स्पीसीज क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है ना, नोट करेंगे। इट इज जनरली डिफाइंड एज, इट इज जनरली डिफाइंड एज, सर हाँ सर मुझे ये पूछना था, जब आपने एजी टांसले के बारे में बताया था, तो आपने इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी लिखवाई थी क्या? लिखवाई थी। नहीं अच्छा, इकोसिस्टम ना 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 ना, नो इकोसिस्टम सर, नहीं लिखवाई। एक्चुअली ये इसलिए नहीं लिखवाया ना, क्योंकि हमने इकोसिस्टम एक चैप्टर ही है पूरा, है ना, उसमें पूरा यस सर। चैप्टर ही, तो इसलिए मैंने लिखवाया नहीं। हाँ सर, मैं पूछ रही थी, मुझे लगा शायद मैंने नहीं लिखी, आपने नहीं नहीं, बोला है। वो मैंने लिखवाया नहीं है इकोसिस्टम, और उसकी डेफिनेशन, उसका पूरा प्रोसेसेस कैसे होती है इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम के पार्ट कैसे होते हैं, एनर्जी फ्लो कैसे होता है ना, वो सब हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं, है ना, ठीक है। तो नोट करेंगे, इट इज जनरली डिफाइंड एज, it is generally defined as a uniform interbreeding population, a uniform interbreeding population spread over time, uniform interbreeding population spread over time and space, spread over time and space, full stop. अरे फुल स्टॉप नहीं लगाओ, कॉमा करो, कॉमा, and spread over time and space, and for maintenance of its uniformity and maintenance of its uniformity in structure, comma, function, reproduction, growth and development, सो यूनिफॉर्मिटी के बाद uniformity in structure, function, reproduction, growth and development, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी। फ्लोरा और फौना आप लोगों को पता ही है ना, फ्लोरा माने होता है जितना वेजिटेशन होगा, फौना मतलब जितना एनिमल कंटेंट होता है, ठीक है ना, ये तो आपको पता है। व्हाट इज पॉपुलेशन? So group of species living together. ग्रुप ऑफ स्पीसीज लिविंग टुगेदर, सही है, नोट करो, ग्रुप ऑफ, it is group of individual organism, it is group of individuals or organism of same species in given area at particular time, in given area at particular time। तो देखो, हम लोग जब बोलते सेंसस करते हैं ना, तो सेंसस क्या है, पॉपुलेशन काउंट करते हैं, तुम पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो जब भी लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि राइनोसोरस की सेंसस कहां पर, फिर देंगे क्या, किस एरिया में, काजीरंगा में, और फिर क्या, टाइम। तो हमेशा दो चीज का जरूर ध्यान रखते हैं जब भी पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो स्पेस और टाइम। स्पेस मींस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, और टाइम मींस किस टाइम पे, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। व्हाट इज कम्युनिटी? कम्युनिटी क्या होती है? So group of population. कम्युनिटी, हाँ, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इज कम्युनिटी, राइट, नोट करेंगे, इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन
of different species, it is a group of population of different species in given area. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कम्युनिटी के बाद में बायोम। ठीक है, ये चारों क्या है? चलो ये नहीं, बायोम बताओ क्या होता है बायो? So different communities in different habitats living in a particular given area. देखो बायोम क्या होता है, ये वो चीज होती है जिसको दो चीजें मिलकर डिफाइन करती है। बायोम को दो चीजें डिफाइन करती हैं, एक तो टेम्परेचर और दूसरा प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर और टेम्परेचर का तो आप जानते हो टेम्परेचर क्या होता है। प्रेसिपिटेशन में देखो, यहाँ पर चाहे जरूरी नहीं कि बारिश हो, सिर्फ यहाँ पे वाटर का कोई भी फॉर्म है ना, तो वाटर भी हो सकता है, मतलब रेन वाटर हो सकता है, ये मतलब स्नोफॉल भी हो सकता है ना। तो वाटर किसी भी फॉर्म में हो उसको हम प्रेसिपिटेशन यहाँ पे काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें मिलकर के किसी पर्टिकुलर जगह की कंडीशंस को क्रिएट करती हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोम कहते हैं। अभी हम लोग बायोम के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कुछ सिर्फ हम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, है ना, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं। अभी बायोम भी देखेंगे, फैक्टर्स भी देखेंगे और क्या क्या फैक्टर होते हैं, सब बात करेंगे तब तक के लिए। ठीक, तो बायोम क्या होता है नोट कर लो। इट इज मेड अप ऑफ it is made due to temperature and precipitation, and define the and it define the flora and fauna of that particular region। देखो क्या मतलब हुआ, राजस्थान का जो एरिया है उसमें टेम्परेचर प्लस और माइनस में बहुत वेरी करता है। माइनस में भी बहुत लो जाता है और प्लस में भी बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन एवरेज टेम्परेचर हमेशा वहां पे हाई रहता है। तो एवरेज टेम्परेचर मान लेते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पे एवरेज टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे राजस्थान में, है ना। और प्रेसिपिटेशन 50 टू 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो ये बारिश और ये जो टेम्परेचर है, इन्होंने मिलकर के राजस्थान के एरिया को एरिड और सेमी एरिड के बीच में बना दिया। तो वहां का बायोम कैसा है, एरिड और सेमी एरिड, है ना। अब मतलब लोग के वहां पे रहने वाले इंसान तो खैर वैसे ही होंगे, लेकिन वहां पे रहने वाले जो एनिमल्स होंगे वो कैसे होंगे, उनके अंदर किसी ना किसी तरह की वाटर कंजर्वेशन की प्रैक्टिस होगी। वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए बने होंगे, उनकी बॉडी वैसी बनी होगी। मतलब कैसे होंगे, लाइट कलर्ड एनिमल होंगे। ठीक है, स्किन कैसी होगी, हार्ड होगी, स्वेटिंग बहुत कम होगी, वाटर को जैसे रिजर्व करने कैक्टस के अलग होते अलग हैं तरीके और होंगे, है ना। जैसे कैक्टस होते हैं इसमें। एग्जैक्टली और ऐसे ही प्लांट होगी जैसे कैक्टस, उनके प्लांट कैसे होंगे, लीव्स नहीं होंगी, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। आउटर स्किन क्यूटिकल होगी, स्टोमेटा अंदर की तरफ होंगे, संकेन स्टोमेटा होंगे, हम लोग पढ़ेंगे अभी, संकेन स्टोमेटा So होंगे। वो होता है फिर ना ऑस्ट्रेलियन रैट जो अपने यूरिन को बहुत ही ज्यादा थिक कर लेता है। राइट ऑस्ट्रेलियन कैंगारू रैट उसको बोलते हैं, है ना। यस। और वो फैट को मेटाबोलाइज करके वाटर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। कंगारू रैट और कैमल में दो कैपेबिलिटी होती है कि वो फैट से वाटर बनाने की उनके अंदर फिजियोलॉजी पाई जाती है जो नॉर्मल में नहीं पाई जाती, ये एडेप्टेशन। यस सर। तो कुल मिलाकर के ये टेम्परेचर और इसने राजस्थान के बायोम को डिफाइन कर दिया। तो बायोम वो कंडीशंस होती हैं जहां पे पर्टिकुलर कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट्स पाए जाते हैं और वो बायोम के अकॉर्डिंग एडेप्टेड होते हैं। ठीक है, अब इकोलॉजी कितने टाइप की होती है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन नीट में आपको मिलेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये एक्सक्लूसिवली नीट के लिए है, जो मैं अब आपको अभी अभी पढ़ा रहा हूँ। तो मेजर डिवीजन ऑफ इकोलॉजी,
तो ध्यान से आप लोग पढ़िए। देखो टुडे मॉर्निंग आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय एक्स स्टूडेंट, है ना। तो वो हमारे साथ पढ़ते थे 11th में 12th में। पहली बात तो वो रेगुलर आते ही नहीं थे, क्लास नहीं आते थे, हाँ, रेगुलर आते नहीं थे। तो वो लड़की मुझे अक्सर याद है, मैं अक्सर उसको डांटता था, क्लास आती थी कभी नहीं आती थी। एवरेज थी, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, लेकिन रेगुलरिटी नहीं थी। अभी उसका आज सुबह मेरे पास फोन आया, उसने बोला कि सर मैंने पेपर दिया, नीट का पेपर था, आप में से कुछ लोगों ने दिया है क्या, किसी ने दिया क्या? No, sir. No, sir. दिया। तो उन्होंने पेपर दिया, तो मैंने बोला क्या हुआ? तो ऑब्वियसली जब कोई बहुत रेगुलर स्टूडेंट नहीं होता है, बहुत ही प्रॉम्प्ट स्टूडेंट नहीं होता है, बहुत डिसिप्लिन नहीं होता है, तो आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, है ना? तो मुझे भी उससे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि आप जब रेगुलर क्लास में, तो उसने बोला कि सर क्वेश्चंस मैंने देखे, सब मुझे लग रहे थे कि क्या बोलते हैं, ये मेरे पढ़े हुए हैं, लेकिन मुझे आते नहीं थे। तो अब ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, है ना? तो उसने बोला सब सर सब मुझे लगते थे ये सब मेरे पढ़े हुए क्वेश्चन हैं। उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो लग रहा था कि मुझे मतलब ये नहीं आता, लेकिन उसका आंसर मुझे नहीं पता। और इस तो आप समझ रहे हैं इसके 2 ही रीज़न, कि पढ़ा तो, लेकिन उसको रिटेन नहीं किया, है ना? इम्बाइब नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, ठीक है? तो आपको वो गलती नहीं करनी, इसलिए मैं बार-बार आपको बताता जाता हूँ कि नीट पे कैसा आता है, क्या आता है ना? तो आपको दोनों के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है कि 1 साल और देंगे फिर नीट की प्रिपरेशन करेंगे। 11th में इसीलिए मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाया इसी तरह से, ठीक? तो 12th देने के बाद आप निकाल सकते हो नीट, है ना? आपको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते ये कि आपको सब चीज़ों में पकड़ होनी चाहिए, इसलिए ध्यान से पढ़िए। नहीं आए आप पूछो, 10 बार पूछो, आई एम रेडी टू टेल यू। मेक योर फिजिक्स स्ट्रॉन्गर, है ना? तो अब देखो सबसे पहले जो इकोलॉजी है, तो डिवीज़न मेजर डिवीज़न ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के कई सारे डिवीज़न है, कई तरह से डिवीज़न है ना? तो आप देखो पहला क्या है? तो पहला टाइप है बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमिक ग्रुप। टैक्सोनॉमिक ग्रुप। तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप के बेस पे हम इकोलॉजी को डिवाइड करते हैं, तो हम कहते हैं ये प्लांट इकोलॉजी है, प्लांट इकोलॉजी, तो हम सिर्फ प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट इकोलॉजी। और दूसरा हम लोग बोलते हैं एनिमल इकोलॉजी। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, इसको अब यूज नहीं किया जाता है। तो पहला बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमिक ग्रुप के बेसिस पे। सेकंड नंबर पे बेस्ड ऑन हैबिटेट। तो दूसरा एक ग्रुप है, उसमें हमने बेस्ड ऑन हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट वो जगह होती है जहां पे एनिमल रहता है ना? रहता है, फूड की सर्च करता है ना? तो हैबिटेट फूड की सर्च करता है, राइट, रिप्रोडक्शन करता है, उस प्रोसेस उस प्लेस को हम हैबिटेट कहते हैं। तो बेस्ड ऑन हैबिटेट। तो हैबिटेट के बेसिस पे इकोलॉजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया? देखो, फ्रेश वाटर इकोलॉजी, है ना? मतलब फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एनिमल और प्लांट। फिर हमने कहा मरीन इकोलॉजी, ओशंस में पाए जाने वाले प्लांट और हैबिटेट। ईस्चरीज, ईस्चरीज जानते हो ना? Yes, तो sir. इस तरह Rivers. हाँ, जहाँ पे राइट, जहाँ पे रिवर्स और ओशंस के वाटर मिक्स हो जाता है और सैलिनिटी कम हो जाती है, ईस्चुरीज, है ना, एस्टुराइन, ठीक है। ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट इकोलॉजी, इतने पार्ट में हमने इनको बांट दिया। तो ये क्या थी? हैबिटेट के बेस। अब आज की डेट पे हम आप जो पढ़ते हैं, दैट इकोलॉजी इज बेस्ड ऑन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, है ना, तो हम इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, बेस्ड ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे सिन इकोलॉजी, ऑट इकोलॉजी दोनों नीट के पूछे हुए क्वेश्चन है। व्हाट इज सिन इकोलॉजी, व्हाट इज ऑट इकोलॉजी? ठीक। तो पहला है ए, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑट इकोलॉजी। दूसरा है सिन इकोलॉजी। तो ऑट इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी, है ना? अब देखो ऑट इकोलॉजी क्या है? यहाँ पे हम क्या करते हैं? वी स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज एंड इट्स एनवायरनमेंट।
तो हम यहाँ पे कोई भी स्पीसीज, अभी मैं आपको लिखवा दूंगा, है ना। तो स्पीसीज और एनवायरमेंट का जो बीच का रिलेशनशिप होता है, एक स्पीसीज ले लिया और उसके एनवायरमेंट को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सिन इकोलॉजी में क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे कम्युनिटी, कम्युनिटी और उसके लाइक कम्युनिटी का एनवायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं। फर्दर हमने सिन इकोलॉजी को फर्दर कई सारे पार्ट में डिवाइड किया, तो सिन इकोलॉजी को हम फिर से डिवाइड करते हैं कई सारे स्टेप्स में, कई सारे पार्ट। तो सिन इकोलॉजी को सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन का उसके एनवायरमेंट के साथ में क्या रिलेशनशिप। फिर हम क्या देखते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी, किसी भी कम्युनिटी का उसके एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप। ऊपर वाला हटा देते हैं, ये स्पेशली कम्युनिटी इकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। तो सिन इकोलॉजी में हम क्या देखते हैं, एक तो पॉपुलेशन का उसके इकोलॉजी के साथ में, कम्युनिटी का, फिर बायोम इकोलॉजी। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का उसके बायोम के साथ क्या रिलेशनशिप, ठीक है। इकोसिस्टम इकोलॉजी, यहाँ पे पूरे इकोसिस्टम को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्दर लेवल ऑफ, तो सबसे लोअर लेवल पे क्या होता है, पॉपुलेशन की इकोलॉजी क्या होती है, फिर कम्युनिटी की इकोलॉजी क्या होती है, फिर बायोम की इकोलॉजी क्या होती है, फिर इकोसिस्टम की इकोलॉजी क्या होती है। तो सिन इकोलॉजी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ, ऑर्टिकोलॉजी और सिन इकोलॉजी लिखवा सब देता हूँ। बायोम कम्युनिटी के बाद आता है, मतलब बायोम कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल कम्युनिटीज। मल्टीपल कम्युनिटी प्लस एनवायरमेंटल कंडीशंस, है ना, तो मिला के हम बायो। मतलब देखो जैसे क्या है ना कि सुंदरबन डेल्टा है ना, तो सुंदरबन डेल्टा एक बायोम है। यस सर। तो वहां पे मैंग्रोव भी रहते हैं, है ना, और ऐसा टाइगर पाया जाता है जो वाटर में स्विम कर सकता है ना, सी काऊ पाई जाती है। तो वो अपने आप में क्या हो गया, एक बायोम हो गया। यस सर। नेक्स्ट आते हैं, तो नोट करिए, नोट कर लिया ना सबने। Yes, sir. Done. तो पहला नोट करेंगे ऑट इकोलॉजी। इन ऑट इकोलॉजी, इन ऑट इकोलॉजी, ये दोनों ही पूछे हुए क्वेश्चन है, ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। सिंपल, अगर आपको डेफिनेशन किसी को क्लियर है या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मतलब आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इन ऑट इकोलॉजी वी स्टडी relationship of individual species, relationship of individual species to its environment, to its environment. Full stop. In this approach, individual species are the unit of study. In this approach, individual species are the unit of study. ठीक है, here we study geographic distribution. Here we study geographic distribution, comma, morphology, taxonomic position, morphology, taxonomic position, and life cycle. Next point, sin ecology. सर टेक्सोनॉमिक के बाद क्या बोला था? Taxonomic position and life cycle. Sin ecology. Such approach where we study unit or group of organism.
we study unit of group of organism. It can be further divided. It can be further divided into 4 parts. ठीक है, आप लिखेंगे फर्स्ट पॉपुलेशन इकोलॉजी. Population ecology. Here, unit of study is individual. सो ये रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज कट गई थी. Population ecology. Here, unit of study is individual. Individual, species, or population. Individual, species, or population. Full stop. Populations are studied in terms of size, growth rate. Population are studied in terms of size, growth rate, etc. Next, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. इन पॉपुलेशन इकोलॉजी we study competition which define the we study composition in population ecology. In population ecology, we define the composition. We study the composition which define the density of population. Okay. Here we also study competition, prey-predator relationship. Prey and predator relationship. Next, community ecology. ये थी population ecology. पहला हो गया हमारा population. Next है community ecology. Community ecology. तो नोट करेंगे. In community ecology, unit of study are group of individual. Unit of study are group of individual belongs to different species of plant, different species of plant as well as animal. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड, बायोम इकोलॉजी. Biome ecology. Here
Here we study interaction between different community. अब देखो क्या होता है, समझिए मेरी बात को, मैं आपको एक टर्म लिखाऊंगा, इकोलॉजी पूरी टर्म्स पे ही चलती है। तो जैसे एक होता है क्लाइमेक्स स्टेज और एक होता है यहाँ पे पायनियर स्टेज या फिर पायोनियर स्टेज। तो ये क्या होता है क्लाइमेक्स स्टेज और पायनियर स्टेज? देखो क्या होता है ना कि कोई भी स्पीसीज आती है ना, कैसे बोलूं, देखो हाँ समझो। मान लो सबसे पहले अमेज़न आया ऑनलाइन मार्केटिंग में, है ना। तो अमेज़न आया, जब अमेज़न आया तो अमेज़न के बाद बहुत सारे तरह की चीजें आई हैं। फ्लिपकार्ट आ गया, आपका मंत्रा आ गया, बहुत सारे टाइप के इस तरह के ये आ गए, है ना। तो अभी क्या हुआ, तो पायनियर कौन था? पायनियर अमेज़न था जो ऑनलाइन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आया। अमेज़न के उसके बाद फिर बहुत सारे इसके सक्सेसर आए, बहुत सारे। फाइनली क्या होगा, एक टाइम के बाद जो ऑनलाइन मार्केटिंग होगी वो सैचुरेट हो जाएगी और उसके बाद फिर डेवलपमेंट नहीं होगा। उसके बाद कोई नई चीज आएगी और इसको वहां से उसकी जगह से हटा देगी। तो फाइनली ये क्लाइमेक्स स्टेज होगा, जो कहानी का अंत होगा वो क्लाइमेक्स स्टेज होगा। वैसे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा पहले एल्गी आए, तो प्लांट में सबसे पहले एल्गी क्या थे? पायनियर थे। फिर अब उनसे ज्यादा एडवांस ब्रायोफाइट आए, उनसे ज्यादा एडवांस टेरिडोफाइट आए, फिर उनसे ज्यादा एडवांस जिम्नोस्पर्म आए, फिर सबसे ज्यादा एडवांस एंजियोस्पर्म्स आ गए। एंजियोस्पर्म क्या है? क्लाइमेक्स स्टेज है। और पायनियर कौन है? एल्गी। समझ में आ गया? क्लियर Yes, sir. है ना। पायनियर स्टेज जो पहले आता है सबसे, क्लाइमेक्स जो सबसे ज्यादा एडवांस हो जाता है, वेल सेटल्ड हो जाता है। ठीक है, तो नोट करेंगे। इन कम्युनिटी, इन बायोम इकोलॉजी, some of the organism will be at climax stage and other communities will be in different stages. They will grow under the area, which have similar condition. फोर्थ आते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी। फोर्थ इज इकोसिस्टम इकोलॉजी। अब इकोसिस्टम इकोलॉजी क्या होती है? So similar. More or less similar conditions, which will have similar conditions. टेम्परेचर बायो में क्या होता है? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन सिमिलर होगा तो कंडीशन सिमिलर होगा। Okay, sir. है ना। इकोसिस्टम इकोलॉजी, it is the most recent development in ecology. It is the most recent development in ecology. Full stop. Here we study interacting biotic and abiotic component. Here we study interacting biotic and abiotic component. Then Here we study biotic and abiotic component. Biotic मतलब living and abiotic component interacting with each other. कैसे? मैं
यहाँ पे रह रहा हूँ, ये मेरा छोटा सा इकोसिस्टम, मेरा घर, मेरा रूम, मेरा स्टूडियो इकोसिस्टम है, मैं यहाँ रह रहा हूँ। अब इस क्लासरूम में क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, भाई मैं चलो यहाँ पे रह रहा हूँ तो मैं बायोटिक कंपोनेंट होगा, एबायोटिक है, ये एयर हो गई, ये लाइट हो गई, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट होंगे और हम दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा हूँ अपनी बॉडी से, है ना, और तो मैं एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज जलाता हूँ तो मैं पोल्यूशन फैला रहा हूँ, मैं एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा हूँ, फिर वो पोल्यूशन मुझे अफेक्ट करेगा, तो हम दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, हम दोनों के रिलेशनशिप को क्या बोला, इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये थे भाई साहब। अच्छा एक चीज और, यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, यूनिट ऑफ इकोसिस्टम आर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, unit of ecosystem are both living and non-living environment, living and non-living factor। अब देखो भाई, अब मैं आपको बता रहा था कि बायोम जो होता है वो बायोम किस किस चीजों से मिलकर के बना होता है, एक ग्राफ है। ये चैप्टर तो है ना आपके इसमें सिलेबस में, है ना, नीट इसमें, यस सर। है ना। हाँ, तो ये ग्राफ भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो ग्राफ, इसको याद ही कर लेना, इसी टाइप का बनाए, जरूरी नहीं कि बिल्कुल हूबहू उतार कर आओ, लेकिन इसी टाइप का आपको बनाना पड़ेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। इकोलॉजी, होना चाहिए ग्राफ मेरे पास, इकोलॉजी है क्या, अरे ग्राफ तो था मेरे पास, इकोलॉजी इकोलॉजी इकोलॉजी, रुको मैं दिखाता हूँ आपको ग्राफ, तो कुछ खास बात नहीं है। आपके एनसीईआरटी में बनाया वो सेम ग्राफ है, एनसीईआरटी में जो पहले पेज में बना हुआ है ना, हाँ मिल गया। ये वाला ग्राफ याद रखना, देखो देखा होगा ना, ये ग्राफ बनाया ना आपके इसमें, है ना, बनाया ना सबके उसमें एनसीईआरटी में ग्राफ। हेलो, अरे देखो भी एनसीईआरटी खोलो, सर बना रहता है। देखो अब यहाँ पे क्या होते हैं, इस वाली एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब कितनी बारिश हो रही है, और यहाँ पे ले लेते हैं मीन एनुअल टेम्परेचर। अब देखो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब हुआ और ये सेंटीमीटर में क्यों होता है, समझो मेरी बात। तो कैसे नापता हूँ अभी, बारिश सेंटीमीटर में कैसे नापी जाएगी भाई, बता सकता है कोई? कितना पानी मतलब लेवल बना देते हैं उस पर, उस लेवल पर पानी पहुंच सकते सेंटीमीटर बारिश की। मान लो मेरा घर खाली में है, तो मेरे यहाँ तो बाहर बहुत पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो मेरे यहाँ तो पानी भरा हुआ है 20-25 सेंटीमीटर, तो किसी का घर ऊंचाई पे, वहां पे 1 सेंटीमीटर पानी नहीं, कैसे नापूंगा मैं, है 7, देखो सिंपल है, सेंटीमीटर में क्यों नापते समझो। सर क्या उसके होता है, डिवाइस होता है ना। हाँ 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 डिवाइस होता है, बताओ मैत्री, चलो ये लड़की बताने वाली है, बताओ भाई। सर वो याद नहीं है सर, वो 9th में पढ़ा था। अच्छा, कोई डिवाइस वैस नहीं, बोला वो सिंपल सा होता है। ओडोमीटर तो नहीं? ओडोमीटर से क्या नापते हैं सर लेकिन उसकी वर्किंग पता थी सर, वो एक जगह रख देते थे और उसमें मैं उसका देखते नाम भूल गया हूँ यार उस डिवाइस का, कुछ नहीं होता यार, वो 1 लीटर का, 1 लीटर वॉल्यूम का क्या होता है, एक वेसल होता है ना, और वो बकेट की तरफ होता है। अब जब भी बारिश होती है तो जो भी हर जगह पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, तो वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं कि एक वो बकेट रखे रहते हैं। तो अभी क्या होता है कि उसमें बारिश हुई तो बारिश में वो भरने लगता है, फिर जैसे बारिश खत्म होती है तो नापते हैं आज दिन भर में 24 घंटे में वो कितना भर गया, कितने सेंटीमीटर, उसको नोट डाउन करते रहते हैं। तो जब जब बारिश होती है तो सेंटीमीटर नोट डाउन करते रहते हैं, है ना। अब जितनी बार बारिश हुई, है ना, उसको काउंट कर लेते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं कि एवरेज
पूरे साल भर में जो बारिश हुई, उस पूरे साल भर में जो बारिश हुई तो कितनी बारिश हुई, तो एवरेज डिवाइड कर देते हैं कि कितने सेंटीमीटर हुआ। तो सपोज दैट इस बार बीकर 25 भर गया, अगले बार 50 भर गया, फिर अगले बार 100 भर गया, वगैरह वगैरह। तो हम उसको काउंट करते रहेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे और बता देंगे इतनी सेंटीमीटर बारिश हो गई। तो उस बीकर में जो पानी होता है ना, उसमें लेवल बना होता है, मीटर बना होता है, कितने सेंटीमीटर पानी भर गया। समझ में आ गया? वैसे सेंटीमीटर में नापते हैं। अब मीन एवरेज टेम्परेचर, एनुअल टेम्परेचर क्या होता है? हम डे का, सुबह का और शाम का, रोज का टेम्परेचर वो लोग नापते हैं। मॉर्निंग में पीक कितना गया, पूरे दिन भर में पीक कितना गया, पूरे रात भर में नेगेटिव कितना गया। तो पीक और नेगेटिव ऐसे नापते रहते हैं। इसको मेजर करने के बाद फिर क्या करते हैं, इसका पूरे साल के आखिरी में एवरेज निकाल लेते हैं, तो बता देते हैं एवरेज टेम्परेचर कितना हुआ। ऐसे डिफाइन किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर जगह का एवरेज टेम्परेचर और एवरेज प्रेसिपिटेशन। ठीक, अब देखो यहां पर क्या होता है कि अब बारिश हो रही है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच की। देखो यहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच की, कहां पे? लेह लद्दाख चले जाओगे ना तो 50 सेंटीमीटर से कम के कम पे होती है। क्या है? कोल्ड डिजर्ट उसको बोलते हैं। डिजर्ट क्यों बोल रहे हैं भाई? वहां पे तो आइस जमा है, वाटर इज नॉट अवेलेबल, वो दैट आइस इज नॉट अवेलेबल एज ए वाटर फॉर प्लांट एंड एनिमल। तो यार वो किस काम का है कि नहीं? ना वो प्लांट के लिए अवेलेबल है, ना ही एनिमल्स के लिए अवेलेबल है। अब वहां टेम्परेचर कितना है? -25 चला जाता है, -30, -35 तक चला जाता है ना? ठीक है, तो अब एवरेज टेम्परेचर कितना हो? -5, -10। तो हमने क्या किया, -10, ये 0 से नीचे, -10, -15 से स्टार्ट किया। अब सर एवरेज टेम्परेचर वहां, बोलो बोला आमना, कह रही, बोलो भाई, हेलो। सर कुछ सुनाई नहीं दिया सर। अभी सुनाई नहीं दिया? ठीक है, मैं यस कह रहा हूँ, सर। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही ना? जी सर, जी सर। ठीक है, देखो तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर के, जैसे मैं लेह लद्दाख की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर क्या है कि -50 से कम बारिश होती है ना? वहां पर अभी कुछ बूंदे गिरती हैं हल्की हल्की, ठीक है। बाकी सब क्या है, स्नो के फॉर्म में गिरती है और वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो स्नो के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में जो भी वाटर गिरा वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्यों? टेम्परेचर कितना है? -5, -10 ऐसे टेम्परेचर है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे आर्कटिक या अल्पाइन टुंड्रा, ऐसा बना देंगे, है ना? तो यहाँ पे माइनस और टेम्परेचर और बारिश, ठीक है। ऐसा आर्कटिक टुंड्रा अल्पाइन बोलेंगे। क्या होगा वहां पे? ऐसी वेजिटेशन होगी जो बुशी टाइप की होगी, है ना? ग्रीन वेजिटेबल नहीं हो सकती है, बुशी टाइप की। तो लेह लद्दाख में हमारे जो यहाँ जो बायोम है वो कैसा है, आर्कटिक या अल्पाइन। अब देखो ऊपर आ जाओ, अब आ जाते हैं कहाँ पे, शिमला, मतलब हिमाचल और उत्तराखंड। बारिश कितनी होती है? तो देखो 250 सेंटीमीटर तक, है ना? 250 सेंटीमीटर। यूपी में इतनी बारिश होती है, गैंगेटिक प्लेन में 250 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है, ठीक है। बारिश तो खूब हो रही है, लेकिन साथ में क्या है, एवरेज टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। कितना है? ये 10 है, 5 है ना? तो एवरेज टेम्परेचर -5 से लेकर के देखो यहाँ में आइए 15 +15 तक है। तो एवरेज टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे प्लांट कैसे होंगे? कोरिफेरस फॉरेस्ट। तो ये वाला जो ग्राफ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कैसी कंडीशन, जैसे शिमला वाली कंडीशन हो गई, है ना? जैसे उत्तराखंड में कंडीशन हो गई, है ना? वैसी वेजिटेशन होगी। अब देखो यहाँ पे, अब दूसरा यहीं पे देखो, -50 टेम्परेचर, मतलब माइनस ये 50-75 तक बारिश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 से कम बारिश हो रही है और टेम्परेचर बहुत हाई है, कहाँ पे? 20-25 डिग्री एवरेज टेम्परेचर है ना? तो ये क्या है, ये कंडीशन होगी, थार वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी। कैसी? राजस्थान वाली कंडीशन, जैसलमेर, थार वाली डेजर्ट कंडीशन है, ठीक है। तो बारिश कम है, हाई टेम्परेचर, डेजर्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर देखो 200 डिग्री, 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश है, लेकिन टेम्परेचर हाई है, हाई रेनफॉल, हाई हाई ये टेम्परेचर, है ना? तो क्या होगा ये, जैसे गंगेटिक प्लेन, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इस तरह की कंडीशन, टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाएंगे। फिर देखो हाई रेनफॉल, वेरी हाई रेनफॉल, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, और वेरी हाई टेम्परेचर, केरला वाली कंडीशन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाएंगे। समझ आ गया? बायोम है, और कौन क्रिएट कर रहा है बायोम, कौन Yes, बना रहा sir. है? एनुअल टेम्परेचर और एनुअल प्रेसिपिटेशन। ये ग्राफ समझ में आ गया? Yes, sir. बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, नहीं स्क्रीनशॉट क्या, आपके उसमें बना हुआ है ग्राफ से, ठीक है। तो इस तरह से बायोम क्रिएट होते हैं, ये आपके लिए, है ना, ये आपके काम आएगा। कहाँ पे? एग्जाम में, तो सर पूछा जाता, हाँ।
एक दफा फिर से बता देंगे कि एनुअल प्रेसिपिटेशन नापी कैसे जाती है, वो अरे उसका एनुअल कभी मुझे प्रेसिपिटेशन सुनाई ऐसे नहीं नापते हैं हम दिया ना, था। देखो मैंने कहा कि हम लोग देखते हैं कि बारिश कितनी हुई, ठीक है, तो बारिश कितनी हुई का क्या मतलब होता है, मतलब जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एक ग्लास का बना हुआ जार होता है उनके पास, और उस जार में आपने देखा होगा ना, वो केमिस्ट्री लैब में साइड में स्केल बनी होती है, उसमें लिखा होता है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर बने होते हैं, यस सर। ठीक है ना, तो वैसे बीकर टाइप का होता है, उसको रख देते हैं। अब मान लो आज सुबह से बारिश शुरू हो गई, 4 बार दिन में बारिश हुई, चारों बार वो जाकर के ग्लास में भर गया जाकर के, आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला शाम को देख लेगा कि वो कितनी बारिश हुई, है ना, तो ये मैत्री करी, उसे ऑडोमीटर कहते हैं, ठीक है। अब मैं तो अभी मुझे नहीं पता है कि उसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली, ऑडोमीटर क्या मतलब होता है, तो सर शायद मैं सर्च ऑडोमीटर, कर लूं। हाँ सर्च कर लो, ठीक है। तो अब उसमें क्या करते हैं, उसमें हमने नाप लिया कि कितने सेंटीमीटर पानी भर गया, अब उसको काउंट कर लिया। ऐसे क्या करते हैं हम ना, साल भर करते रहते हैं, ठीक है। साल के आखिरी में हम देख लेते हैं, टोटल सब जोड़ लेते हैं कितने सेंटीमीटर बारिश हुई, और उसको डेज से काउंट करके डिवाइड कर देते हैं, और पता लग जाता है कि एवरेज एनुअल रेनफॉल सर कितनी। बैरोमीटर। बैरोमीटर तो यार प्रेशर नापता है, प्रेशर गेज है वो, उससे तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं बैरोमीटर से। सो मतलब हर दिन वो बीकर रखते हैं और हर दिन उसमें पानी भरने वो देते हैं। बिनर बीकर रखा ही रहता है, और जब बारिश होती है तो जाके देख लेता है कितना भर गया, ठीक है, अच्छा हाँ हाँ ओके हाँ ये बात। समझ गए। सर रेन गेज। हाँ रेन रेन गेज गॉज। कहते हैं, राइट राइट, रेन गेज कहते हैं, वेरी गुड, उसको रेन गेज कहते हैं, रेन गेज। ऑडोमीटर क्या नापता है यार, नापता तो कुछ है, सर सर्च ऑडोमीटर कर लूं। शायद सिर्फ डिस्टेंस का था। वेलोसिटी ऑफ साउंड नापता है शायद ऑडोमीटर, है ना, सर शायद डिस्टेंस ही नापता है। डिस्टेंस नापता है, अच्छा, ठीक, तो ये हो गया, है ना। अब आ जाते हैं भाई सर साहब, वो गाड़ियों के अंदर ओडोमीटर लगा होता है जो आपका गाड़ी का डिस्टेंस मेजर करता है कि कितने चल चुके हैं। हाँ राइट राइट, वेरी गुड, सही करो, उस पे स्पीडोमीटर के नीचे जो होता है वो ऑडोमीटर होता है, जो नापता है कितने यस सर। चल चुके। हाँ राइट, नहीं मुझे लग रहा था कि फिजिक्स से रिलेटेड कुछ है ऑडोमीटर। अब भाई साहब आ जाते हैं इसमें, क्वालिटी बहुत उबाऊ चाय टाइप की चीज है भाई। अब किसी भी हैबिटेट को, है ना, देखो किसी भी हैबिटेट के की एलिमेंट्स क्या होते हैं, हैबिटेट तो समझ गए, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, खाता है, पीता है, टहलता है, फूड सर्च करता है, रिप्रोडक्शन करता है, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। और हैबिटेट कौन बनाता है, टेम्परेचर और मतलब बायोम, ठीक है। अब देखो हैबिटेट के की एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो हैबिटेट का हम नॉर्मली कह सकते हैं जहां पे किसी भी ऑर्गेनिज्म की पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। हाँ हैबिटेट, वहां पे वो फूड सर्च करने के लिए जाता है और रिप्रोडक्शन के लिए जाता है, तो ये मान लिया, और रहता है, तीन चीजें, वो हैबिटेट हो गया। हैबिटेट के की एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो हैबिटेट के की एलिमेंट कौन कौन से, तो देखो जैसे आपका हैबिटेट क्या है, तो दिल्ली आपका हैबिटेट है, तो फिर घर क्या है, निश कहेंगे उसको, पढ़ेंगे हम लोग अब, इकोसिस्टम है ना, तो वो निश है। तो हैबिटेट के दो मेजर की एलिमेंट, तो एक तो होते हैं एबायोटिक फैक्टर, और दूसरे होते हैं भाई साहब आपके बायोटिक फैक्टर, ठीक है। अब देखो एबायोटिक फैक्टर में आता है टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। बायोटिक फैक्टर में क्या आता है, पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर, कॉम्पिटिटर।
है ना। तो यहाँ पर ये बायोटिक फैक्टर हो गया और ये एबायोटिक फैक्टर, नोट करो की एलिमेंट। डन सर। ठीक है, अब तो की एलिमेंट पढ़ने से पहले एक चीज और बताओ, एनवायरमेंट क्या होता है, व्हाट इज एनवायरमेंट? बता सकते हो So the एनवायरमेंट? characteristics of the surroundings of the animals that are living in, the temperature, the precipitation, the soils. राइट, वेरी गुड, नोट कर लो फिर एनवायरमेंट, सही बताया तुमने, नोट करो भाई। Most of the definition define that most of the definitions define that the physical, biological, that physical, biological and chemical, physical, biological and chemical component influences, component, physical, biological and chemical component influences the life of organism is called environment. Full stop. The term environment means surrounding. Environment का मतलब होता है surrounding. The term environment means surrounding. So are called की बात क्या था? The life of The term organisms are called are called environment. Full stop. The term environment means surrounding. Next point. Any external force. Next point. Any external force, substances or conditions. सो एनी से वो रिपीट कर दीजिए। Any external force, comma, substances or conditions which surround and affect, which surround and affect the life of organism in any way becomes factor of environment. Full stop. These factors are called environmental factors. ठीक है, अब आ जाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेजर एबायोटिक फैक्टर, है ना, मेजर एबायोटिक फैक्टर। तो मेजर एबायोटिक फैक्टर में, है ना, तो पहले हम एबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं, तो वही टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, ये हम चारों पढ़ेंगे डिटेल में, है ना, आपके एनसीईआरटी का। हाँ, बायोटिक फैक्टर में लास्ट में क्या लिखा है? कॉम्पिटिटर। ठीक, तो सबसे पहला क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं और ये आपके उसके लिए, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे यूरी थर्मल क्या होते हैं, ये पूछा जाता है और पूछा ही हुआ है, इनफैक्ट स्टेनोथर्मल्स क्या होते हैं, ये एनसीईआरटी में भी और ये पूछा ही हुआ है। ठीक है, नोट करो, एवरेज टेम्परेचर ऑन द लैंड वेरीज सीजनली। सही बात है, एवरेज टेम्परेचर ऑन द लैंड, तो देखो लैंड में टेम्परेचर ज्यादा वेरी करता है
लेकिन मरीन लाइफ में टेम्परेचर का ज्यादा रोल नहीं होता। बताओ क्यों? पता? अरे यार सिंपल है, थर्मोडायनेमिक्स पकड़ो। वाटर ना जल्दी गर्म होने वाला है ना जल्दी ठंडा होने वाला है, तो पर्टिकुलर डे में वाटर में वेरिएशंस बहुत कम आते हैं, इसलिए वहां पे टेम्परेचर ज्यादा वाटर का। अच्छा, ये जो भी वेरिएशन थोड़े बड़े आते हैं ये भी अपर सरफेस में आते हैं। कोई ओशन है, दिन में बहुत लाइट है तो बहुत ज्यादा वो गर्म नहीं होने वाला, रात में बहुत ठंडा है वो बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होने वाला। तो अपर सरफेस में थोड़ा बड़ा गर्म ठंडा होगा, पहली बात तो बहुत कम होगा, और जो भी होगा वो थोड़ा बड़ा, और नीचे की सरफेस पे कोई वेरिएशन नहीं होगा। इसलिए किसी भी मरीन लाइफ को टेम्परेचर उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता, लेकिन जो लैंड की लाइफ उसको बहुत इन्फ्लुएंस करता है। क्यों? लैंड सिलिका की बनी है, जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, तो लैंड में वेरिएशन ज्यादा होता है। इसीलिए जो ये लैंड लाइफ होगी ना, है ना, तो वहां पर जो ट्रॉपिकल लाइफ होगी उसको ज्यादा ये इन्फ्लुएंस करेगा, ये ओशनिक लाइफ को, ये वाटर की एक्वेटिक लाइफ को कम इन्फ्लुएंस करेगा। समझ में आया? तो टेरेस्ट्रियल लाइफ में, यस सर। लैंड टेरेस्ट्रियल लाइफ में टेम्परेचर का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा वहां के एनवायरमेंट में, लेकिन मरीन लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो नोट करेंगे, एवरेज टेम्परेचर ऑन द लैंड वेरी सीजनली एंड डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। समझो बात को, एवरेज टेम्परेचर ऑन द लैंड वेरी सीजनली, ठंडी आई टेम्परेचर कम हो गया, सर्दी आई टेम्परेचर, सॉरी गर्मी आई टेम्परेचर बढ़ गया। तो सीजनली पहली बात तो वेरी करता है। दूसरा क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर, तो ये हो गई हमारी इक्वेटर, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 66 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे साउथ में भी होगा, 23.5 साउथ, 66 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ, है ना। तो यहां पर ये वाली लाइन जो बीच में है इसको आप इक्वेटर कहते हैं, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री। तो आप जैसे ही इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर, आप इक्वेटर से पोल की तरफ, चाहे साउथ की तरफ मूव करो चाहे नॉर्थ, टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो ये वाला होता है इसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, ऊपर टेम्परेट, फिर ये ऊपर अल्पाइन होता है या आर्कटिक होता है। तो नोट करेंगे, डिक्रीज प्रोग्रेसिवली, it decrease progressively from equator towards pole and plains to mountain top, and from plains to mountain top. Next point, significance of temperature, significance of temperature to living organism is that when you realize that temperature affect the सर kinetic, स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, significance of temperature to living organism when you realize that it affect the kinetic of enzyme, affect the kinetic of enzyme through basal metabolic rate, एक मिनट रुकना, through basal metabolic rate. हेलो, control basal metabolic rate, control सर through एक बार basal, सर एक बार एफेक्ट से बोल दीजिए। when it affect the kinetic of enzyme through basal metabolic rate.
and other physiological function and other physiological function of organism। समझो, अफ्रीका कहां पे है? इक्वेटर के पास। इक्वेटर के ऊपर। टेम्परेचर क्या है? हाई है। टेम्परेचर हाई है तो निग्रोस के जो बॉडी का जो एंजाइम होंगे उनकी जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होगी क्या होगी? हाई होगी, और एंजाइम ज्यादा स्पीड से एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। यस सर। तो निग्रोस जितने होंगे अफ्रीकन कंट्री में रहने वाले, सबकी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट क्या होगी? हाई होगी। कंपैरेटिवली हमारी क्या होगी? लो होगी। और हमसे जब कम कम किनकी होगी? जो यूरोपियन से, है कि नहीं? तभी तो यूरोपियंस का लाइफ स्पान Yes, हमसे sir. ज्यादा है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट उनकी कम है। देखो, काम करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर क्या है? ज्यादा है हमसे, यूरोपियंस। क्यों? क्योंकि बेसल मेटाबॉलिज्म रेट उनकी कम है। रीजन क्या है? टेम्परेचर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप सर्दियों में ज्यादा काम कर Yes, पाते हो, sir. गर्मी में कम काम कर पाते हो, बताओ सही है कि नहीं? यस सर। यही रीजन है। तो टेम्परेचर बढ़ा, और हाई टेम्परेचर में एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है कि कम होती है? पढ़ चुके हैं ना हम लोग। सर क्या सर? रिपीट सर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे यस सर, इंक्रीज हो पाती है आपकी इंक्रीज होगी ना, है ना? एंजाइम की एक्शन Yes, sir. इंक्रीज होगा तो मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, है ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, अब ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को बियर आउट करें, उनको कहते हैं यूरीथर्मल। इंसान है, इंसान अफ्रीका में भी पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है, और आर्कटिक में भी पाया जाता है, एस्किमोस भी होते हैं। तो इंसान वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को बियर करता है, तो कौन होगा? यूरीथर्मल। दूसरे होते हैं स्टेनोथर्मल, स्पॉन्जेस। 23 डिग्री से कम टेम्परेचर कहीं पे है नहीं मिलेंगे स्पॉन्जेस, आपको सर्वाइव ही नहीं करना है। फिशेस, जो हॉट कोल्ड वाटर फिश है, वो वार्म वाटर में रह ही नहीं सकती। मतलब अटलांटिक में पाई जाने वाली जो फिशेस होती हैं वो पैसिफिक ओशन में सर्वाइव नहीं कर सकती। तो कौन हो गए? स्टेनोथर्मल। वेरी लो रेंज ऑफ टेम्परेचर दे कैन टॉलरेट। ठीक है, ये दोनों पूछे हुए, नोट करेंगे। अ फ्यू ऑर्गेनिज्म टॉलरेट and thrive. A few organisms tolerate and thrive in wide range of temperatures. A few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature. Are called eurythermal. Full stop. Next, majority of organism can tolerate. Majority of organism can tolerate very narrow range of temperature. Very narrow range of temperature. And they are called stenothermal. And they are called stenothermal. क्लियर है भाई लोगों? यस सर। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, है ना? और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे याद दिलाओगे कि मैंने कहां तक पढ़ाया था। इकोलॉजी में बिल्कुल आपको याद दिलाना पड़ेगा, ठीक है ना? यस सर। यस सर। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।